एलीट जनरल नॉलेज की एक और जानकारी पूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला में हाल ही में हुए 2026 के अमेरिकी ऑपरेशन की, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कल्पना करते हैं, 3 जनवरी 2026 की सुबह है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस के लोग धमाकों से जागते हैं। बिजली गुल है और आसमान में लड़ाकू जहाज़ों की गड़गड़ाहट है। और कुछ ही घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों अमेरिकी हिरासत में हैं। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये एक बिजली की तेजी से किया गया स्पेशल ऑपरेशन था। आप सोचिए, 150 से ज्यादा विमान, डेल्टा फोर्स के कमांडो, CIA, FBI की टीमें, सब एक साथ। और ये सब सिर्फ 3 घंटे में खत्म। साइबर युद्ध, सटीक हवाई हमले और स्पेशल ऑपरेशन, सब एक ही साथ। तो चलिए आज इसी घटना को विस्तार से समझते हैं। ये ऑपरेशन क्यों हुआ, इसकी योजना कैसे बनी, और सबसे जरूरी, वेनेजुएला, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेनेजुएला इस नाजुक स्थिति में पहुंचा कैसे। ये संकट रातों रात तो पैदा नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आप कह सकते हैं एक दशक से ज्यादा समय से चली आ रही समस्याओं का नतीजा है। सबसे पहले तो आर्थिक पतन, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन, GDP में भारी गिरावट और सार्वजनिक सेवाओं का एक तरह से पूरी तरह ठप हो जाना। और इसकी एक बड़ी वजह तेल पर निर्भरता और कुप्रबंधन भी था, है ना। हाँ, यही तो विडंबना है। सरकारी तेल कंपनी PDVSA का उत्पादन बिल्कुल गिर गया था, और ऊपर से अमेरिकी तेल प्रतिबंधों ने तो जैसे अर्थव्यवस्था की कमरी तोड़ दी। और फिर आता है सत्तावादी शासन। ह्यूगो शावेज और फिर निकोलस मादुरो के तहत देश के लोकतांत्रिक संस्थानों को एक-एक करके खत्म कर दिया गया। और मुझे लगता है 2024 के चुनावों ने हालात और बिगाड़ दिए। बिल्कुल, उन चुनावों को 50 से ज्यादा देशों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं माना। उन्होंने मादुरो की जीत को मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम पहलू है। वो क्या? वो है नार्को टेररिज्म का आरोप। मादुरो और उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर अमेरिका में कोकीन की तस्करी के गंभीर आरोप थे। उन पर कार्टेल दे लॉस सोल्स नाम के एक नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप था। इसी ने वॉशिंगटन को यह कहने का आधार दिया कि मादुरो सिर्फ एक तानाशाह नहीं, बल्कि एक भगोड़े नार्को आतंकवादी हैं। अच्छा, तो अमेरिका ने सीधे हमला करने से पहले दबाव बनाना शुरू किया होगा। हाँ, 2025 का पूरा साल दबाव बनाने में ही निकला। अमेरिकी सदर्न कमांड ने एक बहुत बड़ा समुद्री अभियान चलाया। कैरिबियन सागर में USS गेरोल्ट R. फोर्ड जैसे विमानवाहक पोत तैनात किए गए। और उनका मकसद क्या था? मकसद साफ था, कोकेन और वेनेजुएला के तेल ले जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाना। कई तेल टैंकरों को जब्त भी किया गया। यह वेनेजुएला की एक तरह से नौसैनिक घेराबंदी थी। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। मतलब उन्होंने जमीन पर भी गुप्त ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। एकदम। CIA के निर्देशन में वेनेजुएला के अंदर गुप्त ऑपरेशन बहुत बढ़ा दिए गए। एक अपराधी गिरोह के बंदरगाह पर ड्रोन से हमला किया गया। और सबसे जरूरी, मादुरो की हर गतिविधि, उनके सुरक्षित ठिकानों और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही थी। तो क्या मादुरो ने देश छोड़ने की कोशिश की? उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक कोशिश तो हुई। कतर के जरिए तुर्की जैसे देशों में निर्वासित होने के विकल्प तलाशे गए, लेकिन वॉशिंगटन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों को लगने लगा था कि मादुरो सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और वे स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर भी तो इस पे बहस चल रही होगी, बिना कांग्रेस के मंजूरी के सैन्य कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, कई सेनेटरों ने इसका विरोध किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को एक वांटेड अपराधी के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि मादुरो की गिरफ्तारी अमेरिका को नार्को टेररिज्म से बचाने और चोरी हुआ तेल वापस लाने के लिए जरूरी है, और इसी तर्क पर वो आगे बढ़े। तो अब आते हैं असल योजना पर। इतने जटिल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किस स्तर की तैयारी की गई होगी? ये तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तैयारी अभूतपूर्व थी। जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन के अनुसार CIA, NSA जैसी सभी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक मादुरो की एक विस्तृत प्रोफाइल तैयार की थी। वो कहाँ रहते थे, किससे मिलते थे,
उनकी सुरक्षा कैसी थी और भागने के क्या रास्ते हो सकते थे। मतलब सब कुछ ट्रैक किया गया था। वो लगातार 6 से 8 ठिकानों के बीच अपनी जगह बदलते रहते थे और उन सभी ठिकानों पर नजर रखी गई थी। तो ये सिर्फ खुफिया जानकारी नहीं थी, बल्कि जबरदस्त अभ्यास भी था ना। बिल्कुल, जनरल केन ने बताया कि महीनों तक बहुत गहन अभ्यास चला। लगभग 20 ठिकानों से 150 से ज्यादा विमान और ड्रोन इसमें शामिल हुए। इस अभ्यास का लक्ष्य ही ये था कि साइबर ऑपरेशन, हवाई हमले और स्पेशल फोर्स की जमीनी कार्रवाई के बीच बिल्कुल सटीक तालमेल हो, 1 सेकंड का भी फर्क ना हो। ये जानकारी वाकई में अविश्वसनीय है और आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तैयारी में और क्या-क्या शामिल था? ऑपरेशन से कुछ हफ्ते पहले त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे सहयोगी देशों से उनके हवाई अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति ली गई। कैरिबियन में विमान वाहक पोत अपनी पोजीशन ले चुके थे। और फिर आई सबसे खास टीम, डेल्टा फोर्स और 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट, जिन्हें नाइट स्टॉकर्स भी कहा जाता है। उनके कमांडो लॉन्च पॉइंट्स पर पहुंच चुके थे। दिसंबर 2025 तक फोर्स पूरी तरह से तैयार थी, बस सही मौके का इंतजार था। तो आखिरकार वो रात आई, 2 जनवरी 2026। उस रात असल में क्या हुआ? उस रात राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतिम आदेश दिया और ऑपरेशन कई चरणों में एक साथ शुरू हुआ। पहला चरण था साइबर अटैक और हवाई हमला। अमेरिकी साइबर यूनिट्स ने वेनेजुएला के पावर ग्रिड और संचार प्रणालियों को पूरी तरह ठप कर दिया। कराकस के बड़े हिस्से में अंधेरा छा गया और इसी के साथ F-35 लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और ड्रोन्स ने हमला शुरू कर दिया। उन्होंने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें पहली बार ऑपरेशनल तौर पर वन वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसी हमले की आड़ में कमांडो ने एंट्री की। हाँ, ये दूसरा चरण था। जब हवाई हमले चल रहे थे, 160वीं सार के हेलीकॉप्टर, डेल्टा फोर्स और FBI की टीमों को लेकर समुद्र से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए वेनेजुएला के तट की ओर बढ़े, ताकि रडार से बच सकें। बिल्कुल। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर को जमीनी गोलीबारी से नुकसान भी हुआ, लेकिन मिशन जारी रहा। और फिर आया तीसरा चरण, मादुरो के ठिकाने पर छापा। हाँ, हेलीकॉप्टरों ने कमांडो को कराकस में मादुरो के ठिकाने पर उतारा। अब ये मिराफ्लोरेस पैलेस था या पास का कोई सुरक्षित घर, ये साफ नहीं है। ड्रोन से उन्हें लाइव फीड मिल रही थी, जिसकी मदद से टीमों ने तेजी से इमारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। अमेरिकी बयानों के अनुसार इतने भारी बल को देखकर मादुरो और उनकी पत्नी ने बिना ज्यादा संघर्ष के आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर चौथा और आखिरी चरण, वहां से निकलना। पूरी टीम को लेकर तुरंत वापस लौट गए। ऊपर से लड़ाकू विमान उन्हें कवर दे रहे थे। सुबह 3:29 तक, यानी 3 घंटे से भी कम में, पूरी स्ट्राइक फोर्स सुरक्षित रूप से पानी के ऊपर से होते हुए अपने जहाज USS इवो जीमा पर पहुंच चुकी थी। तो इस सब का मतलब क्या है? हमले के तुरंत बाद क्या हुआ वेनेजुएला में? वेनेजुएला के अधिकारियों ने बताया कि सैन्य कर्मियों और नागरिकों सहित कम से कम 40 लोग मारे गए। वेनेजुएला सरकार ने इसे सत्ता परिवर्तन का ऑपरेशन और अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और सरकार समर्थक बलों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया। और अमेरिका ने इसे कैसे सही ठहराया? यहीं से वो डॉनरो डॉक्ट्रिन की बात सामने आई है ना? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे मादुरो के खिलाफ नार्को टेररिज्म के आरोपों को लागू करने की कार्रवाई बताया, लेकिन फिर उन्होंने एक और तर्क दिया जो ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों से तेल चुराया था और अब चोरी किया गया तेल वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका एक सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण तक वेनेजुएला को चलाएगा। हाँ, मतलब अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के तेल उद्योग को ठीक करेंगी और इसके बदले में अमेरिका को तेल राजस्व से भुगतान किया जाएगा। ट्रंप ने इसे डॉनरो डॉक्ट्रिन का नाम दिया, जो पुराने मुनरो डॉक्ट्रिन का एक नया, ज्यादा शक्तिशाली संस्करण है। तो दुनिया भर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आई? प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। संयुक्त राष्ट्र ने इसे राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन और एक खतरनाक मिसाल बताया। लैटिन अमेरिका में जो वामपंथी सरकारें हैं, उन्होंने इसकी निंदा की, जबकि अमेरिका के सहयोगी देश सतर्क रहे। और भारत और यूरोप जैसे देशों का क्या कहना था? उनकी चिंताएं दूसरी थीं। तेल की कीमतों में अस्थिरता और सशर्त संप्रभुता का विचार।
मतलब ये कि क्या अब रणनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण किसी देश की संप्रभुता की शर्त बन जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इस ऑपरेशन से सैन्य और रणनीतिक तौर पर क्या बड़े सबक मिलते हैं? सैन्य नजरिए से देखें तो ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब साइबर, स्पेस, हवा, स्पेशल फोर्स, सबका एक साथ इस्तेमाल। ये दिखाता है कि एक राजधानी के ऊपर भी हवाई सुरक्षा को भेदा जा सकता है। लेकिन क्या मादुरो को पकड़ने से वेनेजुएला की समस्याएं हल हो गईं? नहीं, और यही इस ऑपरेशन की रणनीतिक अस्पष्टता है। मादुरो की पार्टी के नेता और सेना के अधिकारी अभी भी सत्ता में हैं। ट्रेन डी अरागुआ जैसे संगठित आपराधिक गिरोह अभी भी सक्रिय हैं और वे इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। मतलब मानवीय संकट और गहरा सकता है। और अमेरिका के लिए भी इसने एक नई बहस छेड़ दी है ना? हाँ, इसने राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों पर बहस को फिर से हवा दे दी है और नव साम्राज्यवाद के आरोप भी लगे हैं। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व एक सामरिक रूप से तो शानदार मिशन था, लेकिन इसकी रणनीतिक सफलता अभी भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका ने अपने तात्कालिक लक्ष्य तो हासिल कर लिए, मतलब मादुरो हिरासत में है और तेल को लेकर रियायतें मिल गई हैं, लेकिन वेनेजुएला का भविष्य वो अनिश्चित है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये ऑपरेशन भविष्य के लिए एक नया मॉडल स्थापित करता है, जहां शक्तिशाली देश कानून लागू करने के नाम पर किसी संप्रभु राष्ट्र के नेता को बलपूर्वक हटा सकते हैं? और अगर ऐसा है तो ये दूसरे देशों को इसी तरह की कार्रवाई करने से कैसे रोकेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस तरह के और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे।